स्वागत है आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। मैं हूं कविता रल्हन और आज के जो हमारे गेस्ट हैं, सिर्फ एक बंदा ऐसा है फिल्म इंडस्ट्री में जो फैमिली मैन बन के लोगों का प्यार बटोर सकता है और भैया जी का किरदार करके लोगों को डरा भी सकता है, हिला भी सकता है। मैं बात कर रही हूँ मनोज बाजपेयी की। आइए उनका स्वागत करते हैं। और आज का इंटरव्यू और भी ज़्यादा स्पेशल इसलिए है बिकॉज ये उनकी 100th फिल्म है, मतलब सेंचुरी मार दी है मनोज सर ने। आइए उनका वेलकम करते हैं। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मुझे लग रहा था आज आपके लिए मैं थोड़ी बलून सजा दूं आज सेट पर। आपके लिए कुछ गिफ्ट भी लाना चाहिए था मुझे। No, it's all right. कैसा लग रहा है 30 साल के करियर में ये आपकी 100th फिल्म है? जी। व्हाट इज द फीलिंग नाउ? डेफिनेटली फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस कि इतने साल मैंने ऐसी इंडस्ट्री में गुजारे जो कि डिफ़िकल्ट इंडस्ट्री है। सपना तो यही था कि यार एक्टर बन के अपने जीवन को चलाना है। कभी स्टारडम वगैरह जैसी चीज़ों के बारे में सोचा नहीं, इसलिए थिएटर भी बहुत ज़्यादा किया मैंने यहाँ पे। लेकिन जब मुंबई शहर पहुँचा था तो ऐसा लगा था कि यार यहाँ पे 10 फिल्में भी कर लूँ तो बहुत ज़्यादा होगी। और आज इतने साल के बाद और जब बीच में बहुत सारी बार चीज़ें बहुत कठिन लगी, बहुत दिक्कत हुई और ऐसा लगा कि सब कुछ यहीं पे ख़त्म होने वाला है। फिर भी आगे बढ़ते रहे और आज 30 साल हो गए और 100 फिल्म, तो अपने आप में ये अचंभा है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी जर्नी और मेरी यात्रा जो है किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि छोटे गांव से निकला, किसान का बेटा, और जिसने एक बड़ा शहर कभी नहीं देखा था, अचानक 18.5 साल की उम्र में आप दिल्ली आ जाते हो। और ऐसे समय पे जब मतलब यातायात, ट्रांसपोर्ट और मतलब ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा फैली हुई नहीं थी। हाँ। और सड़कें भी ऐसी कोई कमाल नहीं हुआ करती। और जब दिल्ली पहुंचते हो तो दिल्ली में बस से उतरने से पहले होर्डिंग पे देखकर अपने आप को ये बोलते हो कि आज कुछ सालों के बाद यहाँ मेरा पोस्टर होगा। वो सपने तो शुरू से बड़े रहे हैं। जब बचपन आपका होता है ना, जब आप छोटे होते हो तो आपके अंदर में अथाह एनर्जी होती है। हाँ। और बहुत ज़्यादा आपके अंदर में जैसे साहस बहुत होता है, क्योंकि डेयरिंग बहुत होती है ना, क्योंकि आपके पास उम्र होती है। तो आप कुछ भी सोच लेते हो। लेकिन जब मैंने काम करना शुरू किया दिल्ली में, तब लगा कि मुझे कितनी सारी चीज़ें सीखनी है। मैंने अपने मन में सोच तो लिया था कि होर्डिंग पे मेरा फोटो होगा, लेकिन मुझे लगा कि मनोज भाई साहब ये जो है बोल देना बड़ा आसान है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको नाको चने चबाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको हिंदी सही से करनी है, आपको अपनी अंग्रेज़ी सही करनी है, आपको अपनी उर्दू सही करनी है, आपको नाटक करने हैं, आपको अभिनय सीखना है। जो आप अभिनय सोच रहे थे वही अभिनय नहीं है, अभिनय एक अथाह समंदर है। तो लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि जब मैं लगा काम पे सीखने में, तो 10 साल लगाए मैंने काम सीखने में यहाँ। और आज इतने साल के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि हर फिल्म के साथ में ऐसा लगता है जैसे चुनौतियाँ कम नहीं हो रही हैं, वो बढ़ती ही जा रही हैं। वैसे अगर कोई 3 क्वालिटीज़ या कोई ऐसी 3 चीज़ें आपसे पूछूं जिनको आप श्रेय देना चाहेंगे कि ये 3 रीजंस हैं जिनकी वजह से आज मैं 100th फिल्म कंप्लीट कर पा रहा हूँ, एनी 3 फैक्टर्स? एक तो सीखने की ललक हमेशा रही, वो अभी भी है। दूसरा, अपने काम से बेइंतहा प्यार, बेइंतहा, इतना ज़्यादा प्यार कि मुझे लगता नहीं कि इससे ज़्यादा प्यार मैं कभी किसी व्यक्ति या किसी चीज़ को किया है मैंने। तीसरा ये कि मेहनत करने का की अथाह ऊर्जा, ये 3 चीज़ें ही मतलब सबसे ज़्यादा। और चौथा कह सकते हैं कि ज़िद। तो ज़िद्दी आदमी हूँ। अगर आप मुझे कुछ चीज़ चाहिए तो मैं उसको पाने के लिए मुझे 15 साल लग जाए, लेकिन मैं वो कोशिश करता रहूँगा। कोशिश लगातार करता रहूँगा। तो मैं एक वो जो कहानी है ना, वो मेरे ख्याल से कॉकरोच के, ये केकड़े की, मेरे ख्याल से कुछ चढ़ता है और गिर जाता है, चढ़ता है गिर जाता है, चढ़ता है, चढ़ने की फिर कोशिश करता। तो मैं वैसे ही हूँ, वो कोशिश करते रहने वाला। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बिल्कुल अप्लाई करता है आपके ऊपर। कमिंग टू भैया जी, आई सॉ द ट्रेलर, बहुत गजब है ट्रेलर, और कहीं ना कहीं साउथ फिल्म्स की याद दिलाता है, जो जिस तरह की फिल्म्स हमने पहले भी देखी हैं। आई थिंक
80s 90s में भी जिस तरह की एक्शन जॉनरा जो आता था, कुछ उसकी झलक दिखती है। और जब खास तौर पे आता है देसी सुपरस्टार लिखा हुआ तो मुझे लगा भाई देसी सुपरस्टार मनोज बाजपेयी है, पर ये अगर लिखा गया है तो वाई, इसका क्या रीजन है? अच्छा, इसके पीछे कहानी है। अपूर्व सिंह कार्की जो डायरेक्टर है, उसने बंदा भी किया था मेरे साथ। अपूर्व सिंह कार्की का सपना रहा है बचपन से, क्योंकि तेलुगु तमिल मेन स्ट्रीम फिल्म का दीवाना है वो। तो वो बहुत ज़्यादा जुनून था उसके अंदर में कि मैं एक दिन ये उस तरह का फिल्म बनाऊंगा जिसमें कि स्लो मोशन होगा, जिसमें कि हीरो को लार्जर देन लाइफ दिखाऊंगा, और उस तरह की कहानी के लिए ढूंढ रहा था। और मेरे पास एक कहानी थी, तो मैंने उसको ऐसे ही सुनाई। सो ये भैया जी आपकी कहानी हाँ, ये कहानी जो है मैं बहुत साल से मेरे दिमाग में थी। लेकिन मैं इस पे एक इंडिपेंडेंट फिल्म बनाना चाहता था। अच्छा। क्योंकि मुझे दूसरे तरीके से इस पे काम करना था। तो उसने कहानी सुनी, उसने मेरे पीछे पड़ गया कि मुझे ये दे दो। मेरे मन में बहुत दिनों से जब से मैं नैनीताल में था तब से मेरे दिमाग में था कि मैं इस तरह ये तेलुगु तमिल फिल्म की तरह से फिल्म बनाना चाहता हूँ, रूटेड बनाना चाहता हूँ, अपने मिट्टी की फिल्म बनाना चाहता हूँ। यही वो कहानी है, प्लीज़ दे दो सर। मैंने कहा कि ले लो। ले लो। अब इतनी ज़्यादा पीछे पड़ा। फिर आके बोलता है कि आपको ही करना है। मैंने कहा अरे भाई ये सब मैं नहीं कर पाऊँगा, ऐसा ट्रेंड नहीं हूँ। बाकी हीरोज़ हैं, आप करा लो। अगर चाहिए तो मैं किसी से संपर्क करा देता हूँ तुम्हारा, मीटिंग करा दूंगा, ये कर दूंगा मैं। तो उसने कहा नहीं मुझे आप ही चाहिए, आप समझ नहीं रहे हो, बाकी सारे हीरोज ये तो करते ही रहते हैं। वैसे मनोज सर आपको क्या डाउट्स थे? आपको क्यों लग रहा था कि ये फिल्म आप नहीं कर सकते? देखिए, इस तरह का एक्शन करने के लिए खास तरह की प्रिपरेशन होती है। मैं उस तरह से कभी ट्रेंड आदमी रहा नहीं हूँ। तो उसने कहा आप चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। और उसके बाद एस विजयन को लेके आए। एस विजयन सबसे टफ एक्शन डायरेक्टर माने जाते हैं हिंदुस्तान के। और उन्होंने हिंदुस्तान के सारे बड़े स्टार्स को से एक्शन कराया है। तो एस विजन जब आया तो उन्होंने ऐसी मेरी रगड़ाई की है, और मैं जो सोच नहीं सकता था वो काम उन्होंने मुझसे कराया, और हर दिन चुनौती मेरे सामने रखी। और चलिए फिल्म बन गई। अचानक से उसने कहा सर मैं लिखूंगा देसी सुपरस्टार। मैंने कहा नहीं भाई, ये सब मैं स्टार बनने नहीं आता, कभी स्टारडम चीज़ नहीं किया, मैंने एक्टिंग के तौर पर जाना चाहते। तो नहीं सर, मुझे वो तेलुगु तमिल वाली चीज़ें यूज़ करनी है। जैसे वो अपने हीरोज़ को प्रेजेंट। तो मेरी बचपन की इच्छा है सर, वो मेरी बचपन की इच्छा है। मैंने कहा नहीं यार, लोग हंसेंगे, मैं एक्टर आदमी हूँ यार, मुझे ये सब नहीं चाहिए। उसने क्या किया कि एक दिन पहले, जब कल ट्रेलर पोस्ट होना है, आज की रात को उसने भेजा ट्रेलर मुझे, कहा कि सर ये फाइनल बन गया है। पहले जब भेजा था रफ वगैरह तो उसमें नहीं लिखा हुआ था। और जब अब बस कुछ घंटे बच गए हैं पोस्ट करेंगे, तब उसने फाइनल भेजा। और मैंने देखा और मैं कहा कि यार अपू क्यों, लेकिन तो वो जानता था कि ये रिजेक्ट भी करेंगे तब भी कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा, जो लोग आपको जानते हैं, आपको पसंद करते हैं ना, उन सभी को वो देसी सुपरस्टार नोटिस हो रहा है कि मनोज सर तो इस तरह की फिल्में या इस तरह से प्रेजेंट नहीं करते अपने आप को। ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर का इस तरह की फिल्म को प्रेजेंट करने का तरीका उन्होंने अपनाया है। जैसे साउथ फिल्मों में करते हैं। तो ये ट्रिब्यूट है उन साउथ फिल्मों को, जिसको देख करके अपूर्व सिंह कार्की डायरेक्टर बनना चाहता था। नाइस। अच्छा, ये आपका भी जो पूरा ट्रायो है, अपूर्व सिंह कार्की जो इस फिल्म के डायरेक्टर भी हैं, साथ ही राइटर भी हैं। राइटर दीपक किंगरानी हैं। वो भी बंदा में थे। सो अब 4 लोग का कोलैबोरेशन है। मतलब अब इसमें मेरी विनोद भानुशाली प्रोड्यूसर जी, इसमें वो सवाल भी आए हैं प्रोड्यूसर के तौर पे, और मेरी कंपनी भी है। इनफैक्ट आपकी वाइफ भी प्रोड्यूसर है। जी, तो वो हेड करती हैं हमारी कंपनी को जी। तो सो हाउ वाज इट वर्किंग विद द टीम अगेन, बंदा के इमेंस सक्सेस के बाद? देखिए, वो तो मेरे लकी चार्म हुए ना। विनोद किंगरानी, दीपक किंगरानी, विनोद भानुशाली और अपूर्व सिंह कार्की, तो वो तो लकी चार्म हो गए। और हम सब लोग एक दूसरे के लकी चार्म थे। अच्छा। लेकिन दूसरी फिल्म जब इमीडिएटली हम इसका प्लानिंग शुरू हो गया था, तो हमारे पास में वो सवाल ऑलरेडी थे एज ए प्रोड्यूसर, और मेरी कंपनी ऑलरेडी थी जो सेटअप कर रही थी सारा। लेकिन फिर विनोद जी से बात हुई तो हमने कहा विनोद जी आप भी आ जाओ, और आप जो है आप भी कुछ और संभाल लो इसमें। तो इट वाज लाइक अ फैमिली, जहाँ पे हम एक दूसरे के स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझते हैं। तो इट वाज अ कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर। या आई एम श्योर, और कंफर्ट में आई एम श्योर चीज़ें और अच्छी बेहतर निकल कर आई होंगी। मनोज सर, अब 100th फिल्म की हम बात कर रहे हैं, 30 इयर्स का करियर रहा है, और आई थिंक आपने
मुश्किल से मुश्किल किरदार किए हैं, हर तरह के शेड्स आपने ट्राई किए हैं, चाहे पॉजिटिव, नेगेटिव, ग्रे शेड, मतलब मुझे ऐसा आपकी फिल्मोग्राफी देखी जाए तो इतने वैरायटी और इतना अमेजिंग आर्क आई थिंक शायद ही किसी एक्टर का हो। बट अब क्या फीलिंग होती है, अच्छा लगता है या देयर इज स्टिल मोर, आपको लगता है कि अभी ये अचीव करना बाकी है, मतलब और ऐसा क्या आपको अभी बहुत है? कभी क्यों फुल स्टॉप लगा रही हो? अभी तो फुल स्टॉप नहीं, नहीं। अभी तो जो चीजें दिमाग में क्या चलता है कि अब और क्या? नहीं, और कुछ नई नई कहानियां, जैसे मैंने क्या आपको बोला कि अभिनय मेरा पेशा नहीं है, मेरा जुनून है, मेरा प्यार है। हाँ। और मैं हर वो कहानी करना चाहता हूँ जो कुछ नया हो, नए तरीके से कहा जा रहा हो, नए तरीके से एक किरदार को लिखा गया हो। मुझे किसी ने कहा कि आपने 5-6 पुलिस वाला कर लिया है, मैंने कहा 10 और करने वाला हूँ। ओके। क्योंकि मैं पुलिस का किरदार नहीं करता हूँ, मैं किरदार करता हूँ, है ना। तो ऐसे किरदार भरे पड़े हैं हमारी दुनिया में। किसी ने कहा कि आपने लॉयर किया बंदा, मैंने कहा नहीं, हो सकता है 2-3 और कर लूँ, क्योंकि मैं किरदार ढूंढ रहा हूँ, जो भले ही वो लॉयर हो। तो किरदार इतने भरे पड़े हैं कि एक मनोज बाजपेयी के 1000 मनोज बाजपेयी भी आ जाएं, तब भी किरदार जो है हमेशा ज़्यादा रहेंगे, एक्टर कम पड़ेंगे। यानी वो आग जो है, एक्टिंग का जो कीड़ा कह लो या पैशन जो के है, वो आज भी उतना ही बरकरार है। बहुत ज़्यादा है, आप सोच नहीं सकती हैं कितना ज़्यादा। अच्छा, 100 फिल्म के बाद और बढ़ गया है? बहुत ज़्यादा है। मैं बहुत सारे राज और डीके जो हैं, अभी हम लोग फैमिली मैन सीजन 3 की शूटिंग कर रहे थे, तो वो कह रहे हैं कि यार मनोज तुम इतने नर्वस। मैंने कहा हाँ यार, मुझे 2-3 साल के बाद कर रहा हूँ और इसलिए मैं पैनिक कर रहा हूँ, मैं नर्वस हूँ। तो कहते कि नहीं तुम प्रिटेंड कर रहे हो। 3 दिन के बाद उनको एहसास हुआ कि मैं प्रिटेंड नहीं कर रहा था, मैं एक्चुअली मैं बहुत नर्वस था। मतलब ये हमारे लिए शॉकिंग है ये जानना कि आप भी नर्वस फील करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस, मतलब मैं कहूँ तो मैं बाकियों से ज़्यादा नर्वस होता हूँ। तो यानी आई थिंक आप एक्स्ट्रा लोड लेते हैं, क्या ये बोल सकती हूँ? नहीं, बिकॉज as I said, I want to do very well. I want to excel. वैसे आई कैन रिलेट। जैसे अभी ना ये इंटरव्यू शुरू होने वाला था तो मेरी प्रोड्यूसर कहती मुझसे कि आज तो नर्वस नहीं फील कर रही होंगी, मनोज सर से काफ़ी बार मिल चुकी हूँ तो मैंने कहा नहीं, आज भी उतनी नर्वस हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मेरा काम अच्छे से होना चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है। और हर बार जब आप कैमरे के सामने जाते हो, आई थिंक वो नर्वसनेस रहना अच्छा है, बढ़िया है ना। क्या दिक्कत, जो चीज़ आपको अच्छा करने के लिए इंस्पायर कर रही है, पुश कर रही है, दैट्स अ गुड थिंग। ट्रू। अच्छा, एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कोविड के बाद से OTT की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लोगों ने कंटेंट कंज्यूम करना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया, और ये जो फ्रेज़ है ना कंटेंट इज किंग, ये थोड़ा अब ज़्यादा सुनने को मिलता है। लोग अच्छे टैलेंट को, अच्छे एक्टर को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, और जहाँ पे उनको बुरा टैलेंट दिखता है या किसी का काम पसंद नहीं आता, वो ट्रोलिंग करने से नहीं छोड़ते हैं। लेकिन जो अच्छे लोग हैं, अच्छे टैलेंटेड लोग हैं, उनके पास काम की कमी नहीं है, वो लगातार काम कर रहे हैं। सो और क्या लगता है, व्हाट हैज़ चेंज्ड? OTT ने ऐसा क्या बदलाव लेकर आया है लोगों में कि जो उनका पर्सपेक्टिव बदल गया है? कि कुछ नहीं, अथाह दुनिया है कहानियों की, इतनी बड़ी दुनिया है टैलेंट्स की, आप देखिए। और रोज़ के रोज़ अगर वो देख रहे हैं, ये हफ्ते में 2 बार भी देख रहा है परिवार, तो उसके सामने जो रेंज दिख रहा है, जो वैरायटी दिख रही है उनको लग रहा है यार इसको छोड़ के मैं कहीं और क्यों जाऊँ। और उसका एक्सपोजर हुआ है नई तरीके के कहानियों से, नई तरीके के एक्टर्स से, परफॉर्मेंस क्या होता है उनको पता चल रहा है, फिल्में और कहानियाँ क्या होती हैं जो पहले सिर्फ थिएटर तक लिमिट थी। और बहुत सारी कहानियाँ तो थिएटर में आती भी नहीं थी, बहुत सारे टैलेंट्स तो को काम भी नहीं मिलता था। हाँ। अब वो सारे टैलेंट जो है OTT पे देखने को मिल रहे हैं उनको। तो एक्सपोजर जो परिवार का हुआ है, लोगों का हुआ है OTT के कारण, न सिर्फ यहाँ बल्कि विदेशों की कहानियों और एक्टरों से, उनको अब खराब काम समझ में आ जाता है। हाँ। उनको खराब परफॉर्मेंस समझ में आ जाती है। तो आप उनको अब बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। अभी एक लेटेस्ट वेब सीरीज़ आई है OTT पे, और आई थिंक एक एक्ट्रेस है पर्टिकुलर, उनके काम को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, इंस्टा पे उनको बहुत ज़्यादा कमेंट्स लिखे जा रहे हैं। कभी कभी बुरा भी लगता है, लेकिन कभी भी लगता है कि ठीक है ना, जनता अपना फीडबैक देना भी चाहिए ना, अगर आपका काम। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। अगर कोई बुरा काम आता है, उसकी बुराई हो रही है, तो उस बुराई को, उस क्रिटिसिज्म को मतलब जैसे मैं कहता हूँ, सर आंखों पे लेकर के आगे बढ़िए और सीख करके कभी आगे बढ़ आपको
क्रिटिसिज्म, बिल्कुल। कौन सी फिल्म के लिए, अगर मैं बताऊंगा नहीं आपको, लेकिन हाँ मैंने बुरी फिल्म की थी और बुरा काम भी किया था मैंने। आपको खुद लगता है वो बुरा काम बुरा था, काम लोगों था, ने? बुरा काम था वो। बुरी फिल्म थी, फिल्म बुरी थी। एक फिल्म नहीं थी, 2-3 फिल्में मैंने की हैं जहाँ पे वो फिल्में बुरी थी और उसके लिए लोग जो है लंगोट बांध के चढ़ गए थे मेरे ऊपर और मुझे खारिज भी कर दिया था। खारिज भी कर दिया, बुरा भला लिखा, क्या नहीं लिखा था। कैसे लिया आपने उस फीडबैक को? कुछ नहीं, आपको हर्ट नहीं हुआ? नहीं, उसमें एक लाइन लिखी थी जो मुझे बहुत बुरी लगी। मुझे लगा कि यार अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मेरे काम पे बात करो, लेकिन आप मुझे आप गाली मत लिखो मेरे लिए। तो वो मुझे बुरी लगी थी, लेकिन ज़्यादा समय तक मैं दिल से नहीं लगा पाता हूँ। मनोज सर, क्या फिल्म करते वक्त, वो प्रोजेक्ट करते वक्त आपको पता चल जाता है कि ये लोगों को पसंद आएगा या पीपल, और किस वक्त पता चल जाता है? कई बार पहले दिन पता चल जाता है, डे 1, शूटिंग के डे 1। हाँ, पहले दिन पता चल जाता है और कई बार 4 दिन 5 दिन के बाद पता चलता है। अच्छा, इनिशियली पता चल जाता है? पता चल लेकिन जब आपको पता चल गया कि ये वो चीज़ नहीं बन रही है जो लोग पसंद करने वाले हैं, तो फिर मैं घड़ी देखता हूँ कि 6 कब बजेगा और पार्टी करने कब जाऊंगा। अच्छा। नहीं तो अमूमन शूटिंग के समय मैं ज्यादा पार्टियां वगैरह नहीं करता हूँ। हाँ, आप कहाँ पार्टी, आप तो डिनर भी नहीं करते हैं। आप तो नहीं, हम लोग बैठते हैं, मतलब जैसे भैया जी के शूटिंग के दौरान भी जब ब्रेक होता था तो सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट वगैरह सब लंच साथ में करते थे, या शाम को सब एक छोटी मोटी पार्टी कर लेते थे हम, ताकि सबका हौसला बढ़ा रहे। लेकिन जब उस तरह की फिल्म में आप होते हैं तो आपका मन नहीं करता है कि फिल्म वालों के साथ पार्टी करो। आप अपना दोस्त बाहर ढूंढते हो कि आ रहा हूं मैं, मनोज सर, तू उसे रेस्टोरेंट में पहुंच जा। शूट के बाद आपके साथ पार्टी नहीं कर रहे हैं, दैट मींस उनको आउटपुट पता है कि क्या होने वाला है। जी। सो लवली, सो लवली। कुछ क्विक क्वेश्चंस हैं, आप 1 वर्ड में उनका आंसर दे सकते हैं। आपका जितने भी किरदार किए हैं, अब तो 100 फिल्म्स आपकी हो गई हैं, आपका सबसे फेवरेट किरदार कौन सा है जिससे आप एक्चुअली में प्रॉबली जिसके फ्रेंड बनना चाहेंगे या जिससे मिलना चाहेंगे? या मैं श्रीकांत तिवारी से दोस्ती करना चाहूंगा। Even I really like him. श्रीकांत तिवारी से मैं दोस्ती करना चाहूंगा और मैं भैया जी की छत्र छाया में रहना चाहूंगा। अच्छा, भैया जी वैसे काफी डरावने हैं, मतलब डरावने नहीं, आप फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा। लेकिन आपका लुक बहुत डेडली है। हाँ, जो आपका लुक आया है उससे मैं घर में बैठे बैठे डर गई थी। हाँ, मतलब भैया जी ऐसे हैं कि अदरवाइज बड़े अच्छे हैं, लेकिन आप जो है उनके और उनके परिवार की तरफ आप आंख उठा के देखोगे तो फिर वही मतलब वो वाले फ्रेंड हैं जो आपको अपनी सेफ्टी के लिए जिनसे दोस्ती करनी चाहिए, है ना? सेफ्टी के लिए उनसे दोस्ती करनी चाहिए। अच्छा, कौन सा कैरेक्टर आपसे सबसे ज्यादा मिलता है जो रियल लाइफ मनोज बाजपेयी और आपका जो अपना किरदार है? मेरे ख्याल ऐसे कोई भी किरदार आपको नहीं मिलेंगे जो किसी भी जो एक्टर जो निभाते हैं ना उनसे, क्योंकि हम सब अलग अलग परिवेश से, अलग अलग माँ बाप, अलग अलग जगह से आए हुए, अलग अलग ब्रिंगिंग होती है हमारी, तो कोई भी कैरेक्टर सिमिलर नहीं हो सकता, 50% भी नहीं मिल पाता है ना? हाँ। और 1 कैरेक्टर जो आपको शुरू में लगा था कि आप नहीं कर पाएंगे बट यू पुल्ड इट ऑफ? भैया जी, सच में कसम से कह रहा हूँ, भैया जी मुझे क्योंकि ये इसमें जिस तरह के रिक्वायरमेंट थी, फिजिकल जो रिक्वायरमेंट थी, मुझे लगा नहीं था कि मैं इसको पुल ऑफ कर पाऊंगा। ये अपूर्व जिद तो कर रहा है, लेकिन इसको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, हमारे एक्शन डायरेक्टर्स को भी बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, लेकिन जिस तरह से होता चला गया वो मुझे अचंभा कर गया कम्प्लीटली। मुझे अपनी ऊर्जा पे, अपनी ताकत पे, मतलब मुझे बड़ा गर्व हुआ कि यार ये कैसे हो गया। देन ऑल्सो आई फील कि यार देयर इज मे बी कुछ ऊपर वाला जो है मेरा ख्याल रख रहा था। नाइस, पर हमें आपकी ताकत पे पूरा भरोसा है। अच्छा, कौन सी ऐसी क्वालिटी है या यूएसपी कह लो जो सिर्फ मनोज बाजपेयी में है और किसी और एक्टर में नहीं है? पता नहीं यार, मतलब वो तो बड़ा ही एरोगेंट हो जाएगा वो बोलना, लेकिन एक चीज़ है कि मेरी लाइफ एक्सपीरियंस बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी लाइफ एक्सपीरियंस है। मैं जहाँ से आया हूँ मैं, और जिस तरह से मैंने जिंदगी ने जिस चौराहे पे मुझे लाके खड़ा किया, जिस मोड़ से मुझे गुजारा, मेरे ख्याल से वो एक्सपीरियंस शायद ही किसी के पास होगा। और 1 डायरेक्टर यू वांट टू वर्क विथ इन फ्यूचर? अब तो सबके साथ काम कर चुका मैं। लवली, सबके साथ काम कर चुका। मनोज सर, आपने हॉलीवुड फिल्म में काम किया है? नहीं, कभी नहीं। और आप करना चाहेंगे?
मतलब करना तो हर जगह के, हर लैंग्वेज की फिल्म करना चाहूँगा जहाँ से अच्छी कहानियाँ आती हों। सिर्फ हॉलीवुड से इसको करने का मतलब नहीं है ना। कहानी अच्छी हो, किरदार अच्छा हो, तो आप जो है जुड़ जाएंगे, है ना। सिर्फ हॉलीवुड के नाम पे एक कोने पे जाके खड़ा हो जाओ, नहीं हो पाएगा। राइट। और मनोज बाजपेयी किस चीज़ से डरते हैं? आप अपनी वाइफ का नाम भी ले सकते हैं। उनसे तो बिल्कुल डरता हूँ। एक अपनी माँ से डरता था। हाँ। मैं अपनी शबाना से डरता हूँ बहुत अपनी ज़्यादा। बेटी का भी नाम ले सकते हैं, आजकल तो बच्चों से भी डरते हैं पेरेंट्स। मैं बेटी से डरता नहीं हूँ, बेटी से मैं संभल के रहता हूँ, क्योंकि बेटी जो है बहुत ही फेयर है। वो अपने, अगर माँ गलत कर रही होगी बाप के साथ तो बोल देगी कि मेरे बच्चे भी जज बने होते हैं, मम्मा आपकी गलती है, पापा आपकी गलती है। तो उस तरीके से बेटी उस तरीके से अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा डर लगता है मुझे। ओके। और तीसरा मुझे तो भगवान से बहुत डर लगता है। भगवान से बहुत डर, आदमियों से नहीं डर लगता मुझे, भगवान से बहुत डर लगता है। राइट, सही चीजों से डरते हैं आप। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट भैया जी। इट वाज लवली टॉकिंग। थैंक यू।